आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स यानी एग और स्पर्म का फ्यूजन, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और इन दोनों के फ्यूजन से किसका निर्माण होता है? डिप्लॉइड जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि क्या है? डिप्लॉइड है। ये फर्टिलाइजेशन जो है मेल और फीमेल गैमेट्स को कहें कि एक साथ मिलाता है, जिससे कि जाइगोट का निर्माण हो, और यह एग को एक्टिवेट करता है, अंडाणु को जो है सक्रिय करता है, जिससे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो क्रिया है, भ्रूणीय परिवर्धन की जो क्रिया है, वो है शुरू हो सके। इस फर्टिलाइजेशन के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? सबसे पहले तो तरल माध्यम होना चाहिए। तरल माध्यम, ये तरल माध्यम जो है, जो सी मराइन फॉर्म्स हैं, समुद्र में जो रहते हैं जीव, उनके लिए है सी वाटर। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, स्वच्छ जल में, उनके लिए फ्रेश वाटर। और जो विविपेरस एनिमल्स हैं, यानी जो बच्चे देने वाले एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो है यह तरल माध्यम क्या है? दैहिक द्रव्य यानी बॉडी फ्लूइड है। स्पर्म का जो नंबर है, स्पर्म का नंबर भी जो है एग से जो है ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़े निषेचन की। गैमेट्स का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है? बहुत ही सीमित होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए स्पर्म फर्टिलाइजेशन जो है इसी सीमित अवधि के अंदर जो है संभव हो जाना चाहिए। अब फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स, या तो कहें कि हम साइट जो है, दो तरह के जो है फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी अगर निषेचन की क्रिया जो है शरीर के बाहर हो रही है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। शरीर के बाहर यानी जलीय माध्यम में। यह जलीय माध्यम कैसा है? सी वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी है, स्वच्छ जल और समुद्रीय जल। इनके अंदर जो है एग्स की संख्या जो है थोड़ी सी जो है ज़्यादा, इनमें प्राणियों में जो स्पर्म की जो जीवन अवधि जो है बहुत कम होती है। तो इसीलिए क्या होता है, इनको जो है एग्स और स्पर्म जो है एक साथ जो है विसर्जित कर दिए जाते हैं पानी के अंदर, जिससे कि निषेचन की जो है संभावना बढ़ सके। ये होता है किसमें? फिश और फ्रॉग के अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी जब फर्टिलाइजेशन किसमें? इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट के देह के अंदर हो, तो यह इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर जो है अंडाणु की संख्या थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इनमें कॉपुलेशन का मेथड जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो होता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स। ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, इसको समझने के लिए इसे 5 जो है अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था है इसकी अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू द एग, यानी शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। दूसरा है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट, आपसी जो है इनका संपर्क, युग्मकों का आपसी संपर्क और योग्यतार्जन। तीसरा है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। चौथा एक्टिवेशन ऑफ एग, अंडाणु का सक्रियण। और पांचवा है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्रो न्यूक्लियाई, यानी अंडाणु और शुक्राणु के प्राकेंद्रकों का फ्यूजन, इनका संयोजन। पहला स्टेप जो है हमारा रिकग्निशन ऑफ एग एंड स्पर्म, यानी शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। जैसा कि ये एक जो है दोनों का एक स्थान पर पहुंचना जो है थोड़ा सा क्या है, ये एक विकट समस्या है।
एग जो है कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, ए जो है चलायमान है और बिग है, बड़े हैं। स्पर्म गतिशील हैं और छोटे हैं आकार में, और इनको स्पर्म को जो है क्योंकि गतिशील है तो अंडाणु तक पहुंचने के लिए इनको जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रैवल करनी होती है। और इनका जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ स्पैन जो है, समय अवधि जो जीवन अवधि जो है बहुत ही कम होती है। तो इसी अवधि के अंदर जो है क्या होना चाहिए, कांटेक्ट बनाने के लिए एग का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, जिससे कि उसको जो है अधिक पृष्ठ सतह उपलब्ध हो सके। स्पर्म जो है लाखों की संख्या के अंदर जो है निर्मुक्त किए जाते हैं, लेकिन कोई एक ही स्पर्म जो है जाकर के एग के साथ में कांटेक्ट कर सकता है। स्पर्म की मोटिलिटी, गतिशीलता, जैसा कि हमने कहा कि बहुत कम समय के लिए जो है ये मोटाइल होते हैं, तो उसी समय में अगर निषेचन की क्रिया होती है तो यह संभावना बढ़ जाती है, नहीं तो ये जो है गैमेट जो है नष्ट हो जाते हैं या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अगर सेम टाइम शेडिंग, अंडाणु और शुक्राणु को अगर एक ही समय में अगर इनका विसर्जन किया जाए तो निषेचन की जो है प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी बढ़ जाती है। इसका दूसरा जो है हमारा कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट, युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन। युग्मकों का जो है आपस में संपर्क होना, और इनके योग्यतार्जन से क्या मतलब है कि निषेचन की जो है इनकी विशिष्टता, कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज्ड एग, यानी इनकी जो है क्षमता, यह क्षमता जो है क्या है कि एक ही जाति के जो शुक्राणु हैं उनका उसी जाति के अंडे को निषेचित करना, ना कि दूसरी जाति के अंडे को। और इसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के जैसे भी हम देख सकते हैं कि एक ही जो है एंटीजन उसी एंटीबॉडी पर जो है काम करती है। स्पर्म के अंदर जो है कुछ प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जो कि क्या है, एसिड प्रोटीन है। तो स्पर्म के जो शीर्ष में, इसके हेड में एंटी फर्टिलाइजिंग के अणु पाए जाते हैं। इसी तरह एग के अंदर, एग की सरफेस के अंदर फर्टिलाइजिंग जो है अणु पाए जाते हैं। कुछ क्या है, ग्राही अणु है जिनको हम कहते हैं फर्टिलाइजिंग, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बने हुए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैलीकोट या जोना पैलेसोडा, इनके अंदर जो है ये पाए जा सकते हैं। फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों के बीच में जो है एक केमिकल लॉक बन जाता है, रासायनिक जो है एक क्रिया इन दोनों के बीच होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसी जो है जाति के अंडाणु उसी जाति के शुक्राणु के साथ में जो है फ्यूज होते हैं। ये अणु जो है उनकी पहचान करने में भी सहायक होते हैं। तीसरा जैसे कि हमारा स्टेप है एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, एक्रोसोम क्रिया एवं भेदन। यह जो एक्रोसोम जो है क्रिया है, जैसे कि हम जानते हैं कि अधिकतर जो है एनिमल्स के जो एग्स हैं उनके अंदर जो है एक या एक से ज़्यादा जो है मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। उनके बाहर जो है एक से अधिक मेम्ब्रेन के द्वारा वो घिरे हुए रहते हैं। कुछ में जैसे जली आवरण पाए जाते हैं, कुछ में जो है फॉलिकल सेल्स के द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है इनको, ये स्पर्म को जो है रोकने का काम करती हैं, जिससे कि एक से अधिक जो है स्पर्म अंदर एंटर ना कर सके। जब स्पर्म जो है एग की सरफेस पे आ जाता है तो ये क्या होता है, एकदम से कैसा हो जाता है, गतिहीन हो जाता है ये। और ये अलग अलग जो है क्रिया अलग अलग केमिकल्स के द्वारा जो है ये संपन्न होती है। जैसे मैमल्स के अंदर जो है, मैमल्स का जो एग है इसके चारों तरफ जो है कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। एक किसके अंदर, सिंगल लेयर के अंदर जो है ये पाया जाता है कोरोना रेडिएटा, जिसमें क्या होती है, फॉलिकल सेल्स है। और ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये आपस में जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, किसके द्वारा, हाइलोयूरोनिक एसिड के द्वारा। ये जो हाइलोयूरोनिक एसिड है यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड है एक, और स्पर्म के अंदर जो एक्रोसोम पाया जा रहा है, इस स्पर्म एक्रोसोम के अंदर हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है।
ये हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम क्या काम करता है, इस कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं हैं इनको डिस्पर्स करने का काम करता है, इनको अलग करने का काम करता है, जिससे कि मेम्ब्रेन जो है इसको स्पर्म को जो है डिजॉल्व होकर स्पर्म को एंट्री का जो है काम करती है। इसी तरीके से फ्रॉग के अंदर जो है स्पर्म के अंदर प्रोनेज एंजाइम पाया जाता है। यह प्रोनेज एंजाइम जो है अंडाणु की जो जेली कोट है उसको जो है डिसॉल्व करने का काम करती है। सी अर्चिन के अंदर एग में फॉस्फोलिपिड ए पाया जाता है जो कि स्पर्म के ट्रिप्सिन के द्वारा जो है नष्ट हो जाता है, यानी इसकी मेम्ब्रेन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा पिघल जाती है, जिससे कि स्पर्म की जो है एंट्री आसान हो जाती है। स्पर्म एक बार जो स्पर्म जो है किसके साथ में, एग के साथ कांटेक्ट कर लेता है, तो यह एग की जो है मेम्ब्रेन जो है, सरफेस जो है, इनकी सतह जो है, सरफेस मेम्ब्रेन जो है उनको क्या करता है, पेनिट्रेट करने का काम करता है, उनको घोलने का काम करता है। यानी इसकी एंट्री जो होती है यह होती है एक्रोसोमल रिएक्शन के द्वारा। और ये जो एक्रोसोम रिएक्शन है, दो जो है इसके प्रोसेसेस है, एक तो एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल यानी एक्रोसोमल वेसिकल का कणिका का बाहर निकलना, और एक्रोसोमल प्रोसेस यानी एक्रोसोमल प्रवर्ध का जो है बढ़ना। स्पर्म की जो है एग की जो जेली कोट है इसके साथ जैसे ही कांटेक्ट होता है, एक पॉलीसेकेराइड जो है वो है क्या काम करती है, एक्रोसोम को ट्रिगर करती है, एक्रोसोम को जो है उत्प्रेरित करती है, किसके लिए, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, यानी कैल्शियम आयंस जो हैं किसके अंदर पहुंच जाते हैं, स्पर्म के हेड के अंदर। यह जो कैल्शियम आयन है ये फिर ट्रिगर करता है रिएक्शन को, और यह बाहरी जो एक्रोसोमल जो मेम्ब्रेन है, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन को स्पर्म की मेम्ब्रेन के साथ में जोड़ने का काम करता है, उसके साथ में जो है ये फ्यूज हो जाती है, उसके साथ में जुड़ जाती है, और एक्रोसोमल जो है वह साइकिल टूट जाती है। और इसके टूटने से क्या होगा, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं जिनको हम कहते हैं लाइसेंस अपघटनकारी एंजाइम, ये एंजाइम जो है बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं सी अर्चिन के अंदर जो सोडियम आयंस है ये सी वाटर से जो है अंदर प्रवेश करते हैं, और ये क्या काम करते हैं, स्पर्म की जो है पीएच को जो है इंक्रीज कर देते हैं। स्पर्म की पीएच जो है इनसे इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि क्या होती है, स्पर्म की जो है मोटिलिटी बढ़ जाती है, और मोटिलिटी बढ़ने से इसकी एक्टिन जो है ये इसके अंदर बहुलीकरण हो जाता है, जिससे कि एक्रोसोमल प्रोसेस जो है प्रवर्ध जो है बाहर की तरफ जो है निकल जाता है। और ये एक्रोसोमल प्रोसेस बाहर की तरफ निकलता है, जिससे कि कैल्शियम आयंस जो है अंदर से निकलते हैं, और ये एक्रोसोमल वेसिकल को जो है बाहर की तरफ निकाल के और लाइटिक एंजाइम्स को जो है रिलीज करते हैं। लयकारी जो एंजाइम्स हैं वह एक्रोसोमल वेसिकल से जो है बाहर की तरफ मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम मैमल्स में देखें तो मैमल्स के अंदर जो है एक्रोसोमल प्रोसेस जो है, एक्रोसोमल ट्यूब्यूल जो है उसका निर्माण नहीं होता, और इसमें क्या होता है, कुछ जो है एक्रोसोम की जो ये है आगे की जो संरचना है ये कुछ इंटरडिजिटेड फॉर्म में आ जाती है, और ये इंटरडिजिटेड फॉर्म जो है क्या है, यानी अंतर जो है गुहित हो जाती है, और स्पर्म एग की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ में जो है यह चपटा हो जाता है। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है यानी स्पर्म का जो शीर्ष भाग है यह एग की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ में आकर के और यह चपटा हो जाता है। यहाँ पर मैमल्स के अंदर 3 तरह के जो है एंजाइम्स निकलते हैं। एक तो हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, और एक्रोसीन है। हाइलोयूरोनिडेज एंजाइम जो है इस एग की जो है सबसे बाहरी जो क्यूमुलस लेयर है, इस क्यूमुलर लेयर के अंदर जो हाइलोयूरोनिक एसिड है उसको जो है अपघटित करने का काम करते हैं,
और यह जो अब दूसरा एंजाइम जो है, कोरोना भेदक एंजाइम, कोरोना भेदक एंजाइम जो है यह क्या काम करता है? कोरोना भेदक एंजाइम कोरोना रेडिएटा को जो है ये डिस्ट्रॉय करता है। कोरोना भेदक एंजाइम कोरोना रेडिएटा को डिस्ट्रॉय करेगा। और तीसरा एंजाइम है एक्रोसिन, जो कि डिस्ट्रॉय करता है किसको? ज़ोना पेलुसिडा को। ये ज़ोना पेलुसिडा को डिस्ट्रॉय करता है और जिससे एक्रोसोम की जो है जो झिल्ली है वो बही रूप से जो है प्रसारित हो जाती है और ये स्पर्म एग की जो मेम्ब्रेन के साथ में जो है ये मिल जाती है। और ये एंजाइम्स जो है आइडेंटिफिकेशन का काम भी करते हैं कि सेम जो है स्पीशीज़ का जो है स्पर्म एग के साथ में कांटेक्ट जो है कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है एक्टिवेशन ऑफ एग, यानी अंडाणु का सक्रियण। स्पर्म की जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है ये एग की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आते ही क्या होगे? दोनों जो मेम्ब्रेन्स है आपस में फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, ये दोनों जो मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाती है और ये फॉर्मेशन करती है किसका? फर्टिलाइजेशन कोन का। निषेचन जो है शंकु का जो निर्माण करती है और इसके साथ ही में कुछ और रिएक्शंस भी होती हैं इनके साथ में। तो ये फर्टिलाइजेशन जो कोन है इस किसको कहते हैं हम? कि एग का जो साइटोप्लाज्म है वो स्पर्म के जो है संपर्क जो स्थल आता है, एग का साइटोप्लाज्म के स्पर्म के जो संपर्क स्थल आता है वहाँ पर यह एक उभार के रूप में एक संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। इस फर्टिलाइजेशन कोन के साथ साथ में जो है बनने के फर्टिलाइजेशन कोन बनता है और एग के अंदर उसी दौरान कुछ और रिएक्शंस भी होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शंस और फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है, जैसे ही जो स्पर्म के संपर्क स्थल से क्या होती है, यह क्रिया आरंभ होती है। फर्टिलाइजेशन इसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है पाए जाते हैं। इनका निर्माण हमने जब देखा था oogenesis के दौरान। ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये चारों तरफ जो है जैसे ही स्पर्म जो है इनसे संपर्क करता है, एग मेम्ब्रेन के साथ में संपर्क करता है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है क्या होंगी? फट जाती हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फट जाती हैं और यह एग की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके साथ में जो है ये मिल जाती हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फट के और एग की जो प्लाज्मा झिल्ली है इनके साथ में जो है ये मिल जाती है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का जो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, जो इसमें ये एंजाइम जो है स्पर्म की, ये एंजाइम जो है ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो है एक रूपांतरित कर देती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो एंजाइम है उसको जो है मॉडिफाई कर देती है जिससे कि और दूसरे जो एंजाइम हैं वह यहाँ पर प्रवेश ना कर सके, दूसरे एंजाइम यहाँ पर प्रवेश ना कर सके। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जो है यहाँ पर मिल जाती हैं और एंजाइम रिलीज़ करती हैं जिससे कि दूसरे जो स्पर्म्स जो हैं यहाँ पर इसके अंदर जो है प्रवेश ना कर सके। यहाँ पर जो है कुछ और एंजाइम्स भी होते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम जैसे है, वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटलाइन जो लेयर है इनके बीच में जो है एक खाली स्पेस जो है, इनके वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो है रिलीज़ हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है और एक यहाँ पर जो है खाली स्पेस बन जाती है जिसको हम कहते हैं पेरीवाइटलाइन स्पेस, पेरीवाइटलाइन स्पेस जिसको हम कहते हैं। और पेरीवाइटलाइन स्पेस में जो है यह मोटी हो जाती है पेरीवाइटलाइन स्पेस, इसमें कुछ बॉन्ड बन जाते हैं प्रोटीन के जो है मॉलिक्यूल्स के द्वारा, जिससे कि यह जो है मोटी हो जाती है और जिसको हम क्या कह देते हैं? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। यह फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है क्या काम करती है? पॉलीस्पर्मी को रोकती है, यानी एक से ज़्यादा शुक्राणु के जो है प्रवेश को रोकती है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन
इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिवेशन भी होता है, मेटाबॉलिक सक्रियण या मेटाबॉलिक चेंजेस भी होते हैं। कुछ आयोनिक चेंजेस होते हैं एग के अंदर, जिस सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की जो है आयंस के अंदर वृद्धि हो जाती है। इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो है वृद्धि हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देता है समय। ऑक्सीजन कंजप्शन की रेट जो है बढ़ भी जाती है, स्थिर भी रहती है। किस वजह से? ये डिपेंड करती है फर्टिलाइजेशन की समय अवधि के ऊपर। पॉलीसेकेराइड का जो है ब्रेकडाउन हो जाता है, इनका विखंडन हो जाता है, जो कि पता चलती है किससे कि उपापचयी जो है क्रियाएं जो है बढ़ जाती हैं। तो इसलिए पता चलता है कि ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीसेकेराइड भी जो है इंक्रीज हो गया। इसके अलावा परमिबिलिटी में, पारगम्यता में कुछ बदलाव आते हैं, यहाँ पे कुछ कोएंजाइम चेंजेस में भी बदलाव आते हैं, और सूत्री विभाजन का भी जो है यहाँ पर आरंभ हो जाता है। माइटोसिस का जो है इनिशिएशन हो जाता है। लास्ट स्टेप हमारा एम्फीमिक्सिस यानी प्राकेंद्रकों का संलयन। स्पर्म की एंट्री के बाद जो है, जैसा कि हमने कहा, स्पर्म न्यूक्लियस और जो है इसका सेंट्रियोल जो है जैसे अंदर एंटर करते सेपरेट हो जाते हैं, किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजिलम के द्वारा। और ये दोनों जो है कैसे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, अंडाणु के अंदर जो है ये नहीं पाए जाते हैं। तो सिर्फ जो है स्पर्म का जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जैसा कि हम कहें, सिर्फ जो है एग का ही माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो ही आगे पार्टिसिपेट करता है, बजाय कि स्पर्म के। यहाँ पर सेकंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है स्पर्म की एंट्री के साथ में, और जिससे हैप्लॉइड जो है हमें एग न्यूक्लियस मिल जाता है, जिसको कि हम कहते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है एग के अंदर जैसे ही आता है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं कि यह स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, और ये कैसा हो जाता है? वेसिकुलर हो जाता है, लंबा हो जाता है। सेंट्रियल जो तारक केंद्र जो है दो में परिवर्तित हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, और एस्ट्रल रेज और किरणें जो है एस्ट्रल का निर्माण जो है करता है। मेल प्रो न्यूक्लियस जो है एंड सेंट्रियल, ये अब जो है मेल प्रो न्यूक्लियस एग साइटोप्लाज्म की तरफ जो है अंदर की तरफ बढ़ता है। कहाँ पर? साइट ऑफ फ्यूजन, यानी इनके संलयन के जगह पर जो है ये है अंदर की तरफ जो है बढ़ता है। और मेल और फीमेल जो है प्रो न्यूक्लियस का जो फ्यूजन हो जाता है, ये फ्यूजन जो है बढ़ता है, और ये फ्यूजन होता है किसके थ्रू जाता है? ये एक पेनिट्रेशन पाथ कहलाता है, एक जो है प्रवेश पथ जो है या भेदन पथ जो है कहलाता है, जिसके द्वारा ये अंदर प्रवेश करता है, और यह एग के केंद्रक से मिल जाता है। जब कुछ एनिमल्स में जो है यह 180 डिग्री पर जो है रोटेट हो जाता है, कुछ जो है प्रजातियों में स्पर्म जो है 180 डिग्री पे रोटेट हो जाता है, जिससे कि इसका मध्य खंड जो है वो आगे हो जाता है और न्यूक्लियस जो है पीछे की तरफ हो जाता है, और स्पर्म सेंट्रियोल जो है ये बीच में आ जाता है, किसके? मेल और फीमेल जो है प्रो न्यूक्लियस के बीच में जो है आ जाता है। दोनों जो है प्रो न्यूक्लियाई जो है फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। दोनों की जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली जो है दोनों की एक दूसरे से जो है मिल जाती है, दोनों की झिल्ली एक दूसरे से मिल जाती है। और अब जो है ये एक कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो है एक आवरण रहते हैं, जिसे हम कह देते हैं जाइगोट न्यूक्लियस। यह हमारे जो है किसका? अंत में द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। द्विगुणित जाइगोट 2n जो है हमारा जाइगोट का निर्माण होता है। दोनों केंद्रकों की झिल्लियाँ आपस में मिलने से आपस में संलयित हो जाती है, और 2n जाइगोट जो है हमें मिल जाता है, और जिसमें कि आगे किसकी क्रिया प्रारंभ हो जाती है? विदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्लीवेज की जो है क्रिया शुरू हो जाती है। तो हमने ये फर्टिलाइजेशन की जो है क्रिया अगर हम इसमें देखें, बिल्कुल सबसे पहला स्टेप जो है क्या था हमारा? स्पर्म अप्रोचेस टू द
एग अंडाणु के पास जो है आता है, और स्पर्म का जो है एक्रोसोम अंदर की तरफ जो है क्या बनाता है, ये एक एक्रोसोमल वेसिकल का निर्माण करता है, बाइंड होता है एग मेम्ब्रेन की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है स्पर्म की और एग की, और स्पर्म की एंट्री जो है अंदर साइटोप्लाज्म में हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, और मेल और फीमेल जो है प्रोन्यूक्लियस का आपस के अंदर जो है मिलना, ये क्या कहलाता है, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। इस फर्टिलाइजेशन की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्वता क्या है कि इसके फलस्वरूप क्या है, युग्मनज में यानी जाइगोट में जो है क्रोमोसोम्स की संख्या जो है क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है, और इसके फलस्वरूप जो है क्या है, फीमेल और मतलब मैटरनल और पैटर्नल जो है क्रोमोसोम्स का संयोजन हो जाता है, जिससे क्या होती है, हमारी जेनेटिकल वेरिएशन जो है इसमें हो जाता है, विभिन्न जो है विभिन्नताओं वाली जो है ऑफस्प्रिंग से पैदा होते हैं। और शुक्राणु का जो है एग के अंदर प्रवेश, जैसे कि हमने कहा, वो क्या करता है, एग को एक्टिवेट करता है, और स्पर्म की जो एंट्री है ये किसको निर्धारित करती है, क्लीवेज के जो तल है उसको भी निर्धारित करती है, ये फर्टिलाइजे उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करता है, और कई सारी आनुवांशिक जो है विभिन्नताएं जो हैं इनसे हमें मिलती है, जो कि इसमें हमारे इवोल्यूशन के अंदर जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन का चैप्टर